मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी पर बोला है और सीधे पूछा है कि आप ऐसी विचारधारा वाले लोगों को अपनी पार्टी में क्यों रखते हैं। इस बयान का खंडन समाजवादी पार्टी क्यों नहीं करती है? आप अबू आजमी को अपनी पार्टी से बाहर का रास्ता क्यों नहीं दिखाते हैं? साथ ही ये भी कह दिया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कि आप अबू आजमी को उत्तर प्रदेश भेज दीजिए, क्योंकि ऐसे लोगों का उपचार करना यूपी को बखूबी आता है। तो अबू आजमी का जो मुद्दा है वो यूपी विधान परिषद में भी उठ रहा है, यूपी की सियासत में भी चर्चा हो रही है, क्योंकि ये पूरा का पूरा मुद्दा समाजवादी पार्टी से जुड़ा हुआ है। समाजवादी पार्टी के नेता बैकफुट पर तो हैं। महाराष्ट्र में अबू आजमी को बजट सत्र से निलंबित कर दिया गया है, अपने बयान को वो वापस लेने की बात कह रहे हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी या पूरा का पूरा जो इकोसिस्टम है समाजवादी पार्टी का, वो इस बयान पर चुप्पी साधे हुए है। हालांकि अखिलेश यादव का एक ट्वीट इस निलंबन पर जरूर सामने आया है, जिसमें वो कह रहे हैं कि ये निलंबन की ये कार्रवाई ये बताती है कि विचारधारा से प्रभावित होकर की गई है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और परतंत्रता में क्या अंतर रह जाएगा? यानी आप ये समझ सकते हैं कि औरंगजेब के मुद्दे पर आमने सामने इस वक्त बीजेपी और समाजवादी पार्टी नजर आ रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ कर दिया है कि औरंगजेब समाजवादी पार्टी का आदर्श है। औरंगजेब ने अपने बाप को कैद में रखा और उसी औरंगजेब का महाराष्ट्र की धरती पर महिमा मंडन किया जाता है, वो भी तब जब आज इस देश के जो मुसलमान हैं वो अपने बच्चों का नाम तक औरंगजेब के नाम पर नहीं रखते हैं। ऐसे में समाजवादी पार्टी तय करे कि वो किसके साथ खड़ी हुई है। खंडन करें अबू आजमी के बयान का और अबू आजमी को यूपी भेज दें, हम उपचार कर देंगे। एक बार आपको फिर से सुनवा देते हैं क्या कहा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। चर्चा आइए कर लेते हैं। आपने सुना होगा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने क्या कहा था। खास मेहमान हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में हैं। रोहन दुआ जी हमारे साथ हैं, हर्षवर्धन त्रिपाठी जी हमारे साथ हैं और अवधेश कुमार जी हमारे साथ हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। इससे सीधा तो कुछ कहा नहीं जा सकता हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, इस मुद्दे पर समाजवादी पार्टी का स्टैंड क्या है क्या नहीं तो बाद में चर्चा करेंगे, लेकिन योगी ये कह रहे हैं कि आप अबू आजमी को यूपी भेज दीजिए, यहां उपचार अच्छे से कर देंगे हम। देखिए, मुझे लगता है कि वैसे तो देश के किसी भी हिस्से में औरंगजेब को अपना, जिसको कहते हैं ना कि उनकी विरासत है, उनको अपना नायक मानने वाले लोग, उनको सेकुलर कहने वाले लोग, और मुझे तो कई बार लगता है ना कि ठीक है आप सेकुलर कहते हुए ढेर सारी परिभाषाएं देते हैं, लेकिन औरंगजेब का नाम कैसे कोई ले सकता है? ये तो पाप जैसा है। और योगी आदित्यनाथ जो कह रहे हैं वो कहने की आवश्यकता क्यों आ पड़ी? वो इसलिए आवश्यकता आ पड़ रही है क्योंकि देश के अलग अलग वर्गों में जो राजनीतिक दल हैं वो औरंगजेब के साथ खड़े दिखते हैं। गुरु तेग बहादुर और उनके शिष्यों के साथ, उनके साहिबजादों के साथ जिस तरह के अत्याचार हुए, उनको भी ये देश भूल जाता है। जाने कितने हिंदुओं का कत्ल हो गया, उनको भी ये देश भूल जाता है। कैसे भगवान की मूर्तियां उनको लाकर मस्जिद की सीढ़ियों पर लगा दिया जाता है, उनको भी देश भूल जाता है। और उसके बाद एक व्यक्ति इस तरह का बयान दे देता है। महाराष्ट्र विधानसभा से उनको बजट सत्र के लिए निलंबित किया गया, लेकिन मेरा स्पष्ट मानना है कि ऐसे व्यक्ति के ऊपर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। देश का संविधान, देश का लोकतंत्र वो ऐसी घटनाओं से कमजोर होता है जब आप इनको खुला छोड़ देते हैं। और तब योगी आदित्यनाथ जब ये कहते हैं तो उनकी बात से ज्यादातर लोग जुड़ते हुए दिखते हैं, ये बात समझनी चाहिए। देखिए, औरंगजेब के मुद्दे पर इतना क्लियर अखिलेश यादव हैं कि ट्वीट कर रहे हैं, निलंबन का आधार यदि विचारधारा से प्रभावित होने लगेगा तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और परतंत्रता में क्या अंतर रह जाएगा? हमारे विधायक हों या सांसद, उनकी बेखौफ दानिशमंदी बेमिसाल है। कुछ लोग अगर सोचते हैं कि निलंबन से सच की जुबान पर कोई लगाम लगा सकता है तो फिर ये उनकी नकारात्मक सोच का बचपना है। आजाद ख्याल कहे आज का नहीं चाहिए भाजपा। आप जो कह रहे हैं ये कि सच की जुबान पर कोई ताला नहीं लगा सकता, अवधेश जी क्या सच बता रहे हैं अबू आजमी? सच बता रहे हैं या सच छिपा रहे हैं अपने एक वोट बैंक को संदेश देने के लिए? कौन सा सच देश के सामने बता रहे हैं जो पीठ थपथपा रहे हैं अखिलेश यादव उनकी? नहीं, अबू आजमी ने तो वही सच बताया जो उनके अंदर है। देखिए, इसके दो भाग है, लेकिन अखिलेश यादव जी जो कुछ कह रहे हैं उससे तो अबू आजमी के बयान का समर्थन होता अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर। इसमें तो कहीं नहीं है, एक पंक्ति भी अगर होती कि औरंगजेब के क्रूरता को हम मानते हैं, उससे असहमत हैं, लेकिन बयान देने वाले पर निलंबन नहीं होना चाहिए, तो 1 मिनट के लिए उस पर बहस भी हो सकती थी। लेकिन यह तो उससे आगे बढ़ जाना हुआ। कम से कम अबू आजमी ने अपने बयान पर जब दबाव बढ़ा है, मुकदमे होने लगे हैं चारों तरफ, विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया है, उसके बाद उसने माफी भी मांगी है, उसने बयान वापस लेने की भी बात अब बोल दिया है। लेकिन अखिलेश जी तो उसका समर्थन कर रहे हैं। लेकिन दोनों में देखिए दो भाव है। जो अबू आजमी ने कहा है वो केवल औरंगजेब का समर्थन नहीं है, और यह बिल्कुल स्वाभाविक है।
औरंगजेब का अर्थ था कि जिस विचार को लेके विश्व दुनिया भर के मजहबी कट्टरपंथियों ने कि दुनिया में दूसरे मजहब के को रहने का स्थान नहीं है इस धरती पर, उस मजहब को, दूसरे मजहब को मानने वाला कोई व्यक्ति हो, कोई स्थान हो, कोई धर्म स्थल हो, या वैसे महापुरुषों, देवी देवताओं या अन्य के नाम पर कोई भवन हो, उन सब को ध्वस्त करके और केवल इस्लाम को रखना है। और सत्ता की बदौलत, सत्ता की ताकत से संपूर्ण क्रूरता अपनाते हुए इस्लाम को स्थापित करना है। यह भाव मध्यकाल का वो तरीका था। दूसरे तरीके से वो आज तक कंटिन्यू है दुनिया में, चाहे वो आतंकवाद के रूप में हो, चाहे विचार के रूप में हो। इस देश में किसी बड़े मुस्लिम संगठन ने कभी भी इस प्रकार के मामले पर अपना प्रदर्शन नहीं किया है। तो एक भाव है जो अपने रूप में प्रकट होता है, जो अबू आजमी के रूप में प्रकट हुआ है। दूसरा, कल्चर का अंतर होता है। वहां हम देखते हैं कि पिता को कैद कर देना, भाइयों को मारना। अब औरंगजेब की 4 बीवियां और 10 बच्चे थे, तो जाहिर है आप समर्थन करते हैं तो आपके अंदर वो कल्चर है। ये हमने 3 तलाक के मामले में देखा कि कैसे तर्क दिए गए थे कि महिलाएं को अकल नहीं होती है। जब पर्सनल बोर्ड ने, ऑल इंडिया पर्सनल बोर्ड ने कहा कि महिलाओं को अकल नहीं होती है और इसलिए वो सही निर्णय नहीं कर सकते, उनके पास तार्किक शक्ति नहीं होती है, उस विचार को समर्थन करना। जहां से इस समय हमारे प्रधानमंत्री जिस लाल किले की प्राचीर में जहां खड़ा होकर के भाषण देते हैं, वहीं से औरंगजेब ने अपनी बहन को उठा के सीधे नीचे फेंक कर मार दिया था, क्योंकि उसके पता चला गया कि उसके राजमहल के किसी लड़के के साथ उसका मोहब्बत चल रहा है। तो ऐसे व्यक्ति को, इसका मतलब यह है कि उस क्रूरता का समर्थन अबू आजमी बाकी लोगों में है। और हमने देखा है, जब औरंगजेब के मजार पर पहले तो कोई जाता नहीं था, मैं स्वयं वहां गया हूं और आपके दर्शकों में से भी कहूंगा कि जाके वहां जरूर देखिए। औरंगाबाद में आगे अजंता एलोरा की गुफा है, उससे थोड़ी ही दूरी पर है। तो औरंगजेब ने तो अपने कब्र पर ही कहा था, अपने बेटे को कहा था, यह देश सुन ले कि मैंने अपने जीवन में ऐसे पाप किए हैं कि मुझे खुदा भी माफ नहीं करेगा। मैं अगर मर जाऊं तो मुझे छांव भी मत देना। और ये उसने कहा है, मुझे छांव भी मत देना। उसी के आधार पर उसने अपने पैसे से 14 रुपये 12 आने कमाए थे, जिससे उसका कब्र बना है। जब कर्जन यहां का बायसरा हुआ, उसको मालूम है, तो उसने छेद वगैरह उसको भरवाया था। तो औरंगजेब को भी बाद में सब चीजों का पश्चाताप हुआ। लेकिन इस देश में जो कोई भी औरंगजेब का नाम मान लेता है, मैं फिर दोहरा रहा हूं, ये औरंगजेब का नाम नहीं है, ये उस धारा को, उस विचार को, उसको आगे बढ़ाने का भाव है जो किसी न किसी रूप में प्रकट होता रहा है। अखिलेश यादव जी की समस्या यह है कि महाकुंभ में जो एक विराट स्वरूप दिखा है, उससे भय तो है कि हिंदू वोट कट न जाए, लेकिन यह भी भय अंदर है कि कहीं कुछ बोल दिया तो मुस्लिम वोट चला जाएगा। की राह पर इन दिनों चलते हुए नजर आ रहे थे ना, महाकुंभ के बहाने वहां डुबकी लगाना, बयान देना, वो तो सॉफ्ट हिंदुत्व की राह पर चल रहे थे। लेकिन अचानक से गियर फिर यहां पर रोहन दुआ जी बदल गया। समझना मैं यही चाह रही हूं कि औरंगजेब का नाम लेकर क्या हासिल करने की कोशिश ये राजनेता करते हैं। और योगी का ये मैसेज कि आप यूपी भेज दीजिए, ऐसे लोगों का इलाज हम बखूबी करते हैं, क्या दोनों ही अपने अपने वोटर्स को संदेश दे रहे हैं? मुझे लगता है प्राची, जिस तरीके की महिमा मंडन अखिलेश यादव या बाकी लोग औरंगजेब की करते आ रहे हैं पिछले 8-10 सालों से, आप देखिए जब 2017 में जब चुनाव हो रहे थे उत्तर प्रदेश के, तो अखिलेश यादव ने अपने पिता को ही माइक छीन लिया था स्टेज पे। तो कहीं ना कहीं वो इल्जाम उनके ऊपर भी लग रहे थे कि क्या आपके अंदर क्या वो औरंगजेब की छवि आ रही है। और मुझे तो इतना तक याद है कि जब एक अंग्रेजी अखबार ने फ्रंट पेज पे वो हेडलाइन छापी, तो जिस स्वतंत्रता की आज बात कर रहे हैं अखिलेश यादव, वो तो उस पे मुकदमा करना चाह रहे थे उन अखबारों पे। तो मैं ये समझता हूं कि जिस तरीके से अबू आजमी बार बार ये बयानबाजी करते हैं, वो कहीं ना कहीं आजमगढ़ के अंदर आज भी वो मुझे नजर आती है। 2008 में जब आपको याद होगा दिल्ली या बाकी भारत के इलाकों में बम धमाके हुए, कोऑर्डिनेटेड सीरियल ब्लास्ट हुए, तो आजमगढ़ में वो चीजें हमें सबसे पहले नजर आई। इंडियन मुजाहिदीन बटला हाउस एनकाउंटर जो हुआ, बटला हाउस एनकाउंटर के सबसे ज्यादा अक्यूज तो आजमगढ़ में मौजूद थे। तो आज हम आजमगढ़ की बात करते हैं, क्या आजमगढ़ और अबू आजमी ने कभी ये कोशिश करी कि आजमगढ़ को जाके सफाई की जाए, वहां पे जाके इन चीजों को खत्म किया जाए? उसके बदले वो ना करके औरंगजेब जैसी चीजों को सामने लेके आते हैं। लेकिन ये कभी याद नहीं करते कि बटला हाउस का एनकाउंटर हुआ, इंडिया में इतने बड़े बड़े टेरर अटैक हुए, धमाके हुए, बम धमाके, जिनमें 28 से 30 लोग मरे उस साल 2008 के सीरियल ब्लास्ट में। तो अगर कर्नाटका में वो मौजूद था, तो मैं समझता हूं और यही वो अबू आजमी है
जो आजमगढ़ जाके अबू सलेम को भी, उनके नेफ्यू को भी जाके मिलते हैं और उनको पार्टी में शामिल करने की बातें भी करते हैं। तो मैं हैरान हूं कि क्या ये स्टेटमेंट जो बार बार बयानबाजी आती हैं वो सिर्फ कुंभ से सक्सेस को ध्यान हटाने के लिए, क्योंकि कल ही योगी जी ने एक बड़ी स्टेटमेंट दी कि किस तरीके से नाव चलाने वाले भी 30 करोड़ उन्होंने कमाए हैं। तो कहीं ना कहीं जो कोऑर्डिनेटेड अटैक होता है वो शायद एक डिफ्लेक्शन के तौर पे मुझे नजर आता है। तो क्या ये फ्रस्ट्रेशन के तौर पर ही हर्षवर्धन जी देखा जाए? एक तरफ महाकुंभ में सनातनियों का जमावड़ा पूरे विश्व ने देखा, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बार बार याद भी दिला रहे हैं, बार बार कह भी रहे हैं कि दूरबीन लेकर निकले विपक्षी, लेकिन उनको कुछ कमियां नहीं नजर आई। और दूसरी तरफ है औरंगजेब का महिमा मंडन, औरंगजेब के नाम पर बढ़ जाना, निलंबन के बाद भी नेता का साथ में खड़ा हो जाना और कहना कि तो बेखौफ दानिशमंदी बेमिसाल है मेरे नेताओं की। नहीं, अगर भारत की संस्कृति, भारत की सभ्यता, भारत की हिंदू पहचान, उसको काटने वालों को, उस पर हमला करने वालों को, उसको रक्त रंजित करने वालों को, अगर उनको महिमा मंडित करना कोई बेखौफ होना है, दानिशमंद होना है, यानी अकलमंद होना है, बुद्धिमान होना है, तो फिर ऐसी बुद्धिमत्ता को ये देश बर्दाश्त क्यों करे भला? और अबू आजमी ने जो कहा वो तो बैक ट्रैक कर गए, उनको तो समझ में आ गया कि गलती कर दी है, उनको अपने वोटर को, अपने लोगों को। और मैं तो कई बार ये भी कहता हूं कि ये ऐसा करके मुसलमानों को बैड लाइट में दिखाते हैं। क्या कितने मुसलमान होंगे जो आज औरंगजेब के समर्थक हैं? और आपको औरंगजेब नाम से बड़ा प्रेम है तो जम्मू कश्मीर का वो औरंगजेब था जिसने आतंकवादी से लड़ते हुए अपनी जान दे दी थी, जिसको भारत सरकार भी सम्मानित करती, उस औरंगजेब का नाम ले लेते। लेकिन दुर्भाग्य देखिए कि इनको वो औरंगजेब चाहिए जो गुरु तेग बहादुर, उनके शिष्यों, उनके जो साहिबजादे थे, उन सब के साथ बर्बरता करने वाला वो औरंगजेब चाहिए। वो औरंगजेब चाहिए जिसका नाम लेते ही किसी भी हिंदू आस्था के व्यक्ति में, उसके मन के भीतर एक विचित्र किस्म की सिहरन, एक विचित्र किस्म की धारणा बनती है। लेकिन अखिलेश यादव को अब अगर वहां वो खड़े हो गए हैं कि महाकुंभ पर कोई बात करनी है तो उसमें कुछ टीका टिप्पणी, नुक्ताचीनी, वो उनके लिए अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, और दूसरी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता औरंगजेब का महिमा मंडन है। तो ऐसी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के साथ अगर लोकतंत्र में आगे बढ़ना चाह रहे हैं तो जनता आज के समय में बहुत समझदार है, और उनके शब्दों में कहें तो असल में दानिशमंद है, नहीं। लेकिन क्या औरंगजेब से हमारे देश का मुसलमान जुड़ता है, जो ये बार बार कोशिश करते हैं बताने की या एक धारा प्रवाह बहाने की कोशिश करते हैं, क्या उससे कोई फायदा मिलता है? देखिए, इस पर तो मैं कई बार कह चुका हूं, और मैं तो सीधे सीधे भारत की सरकार, नरेंद्र मोदी की सरकार से कहता हूं कि औरंगजेब, बाबर या ऐसा कोई भी आक्रांता है जिसने इस देश को लहूलुहान किया है, यहां आकर रक्तपात किया है, उसकी निशानी भला क्यों होनी चाहिए भाई? भारत सरकार की जिम्मेदारी क्यों होगी कि औरंगजेब की कब्र की रक्षा करे, उस पर रगाई पोताई करे, उस पर फूल चढ़वाए, उस पर जाली लगवाए? क्यों होना चाहिए? और मैं तो कह रहा हूं कि इसको खत्म कीजिए। इसकी वजह से इस देश में जो हिंदू मुस्लिम सौहार्द हो सकता है, हिंदू मुसलमान के बीच भाईचारा हो जाता है, ऐसी कोई एक डिबेट कोई अबू आजमी जैसा अपने स्वार्थ के लिए एक नेता शुरू करता है, अखिलेश यादव जैसा नेता जो मुख्यमंत्री रह चुका है वो ये शुरू करता है, और हिंदू मुसलमान के बीच में एक डिबेट, एक घृणा, एक विवाद शुरू हो जाता है। पूरी तरह से निशानियों को ध्वस्त किया जाना चाहिए। बीएसपी चीफ मायावती ने भतीजे आकाश आनंद के बाद अब भाई आनंद कुमार पर भी एक एक्शन लिया है। भाई आनंद कुमार को नेशनल कोऑर्डिनेटर पद से हटा दिया गया है। हालांकि आनंद कुमार पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बने रहेंगे, और इस बात की जानकारी जब सोशल मीडिया पर मायावती ने दी तो ये कहा कि उनके भाई ने स्वेच्छा से ये पद छोड़ा है क्योंकि वो पार्टी के अन्य कामों में लगना चाहते हैं। लेकिन पहले आकाश आनंद, फिर आनंद कुमार को नेशनल कोऑर्डिनेटर के पद से हटाना, आखिर मायावती क्या करना चाह रही हैं, इस पर भी एक छोटी सी चर्चा करते हैं, फिर पंजाब की तस्वीर आपको दिखाएंगे। हर्षवर्धन जी, ये जो भी कुछ कर रही है इन दिनों मायावती, अपना वोट बैंक तो धीरे धीरे उनके हाथ से जा रहा है, लेकिन अपने परिवार के सदस्यों को ही बाहर का रास्ता दिखाना, उनका डिमोशन करना, क्या सोच रही है मायावती? देखिए, सामान्य स्थिति में तो ये बड़ा अच्छा लगता है कि भाई मायावती जी परिवार के लोगों को नहीं बढ़ा रही हैं, उनको रोक रही हैं। लेकिन जब मायावती ये सब करती हुई दिखती हैं तो कई बार ऐसा लगता है कि मायावती उस जगह पर खड़ी हो गई जो भयानक असुरक्षा बोध से भरी हुई नेता है, जिनको ये पता ही नहीं है कि उनकी ताकत कितनी है, या कहें कि उस ताकत पर अब उनको भरोसा नहीं रहा, उनको अपने उस मतदाता समूह पर भरोसा नहीं रहा। वरना आकाश आनंद के ससुर या फिर आकाश आनंद के पिता, और आकाश आनंद के पिता हो या आकाश आनंद के ससुर हो, ये दोनों लोग मायावती के साथ लंबे समय से कंधे से कंधा मिलाकर काम करते रहे, हर रणनीति का हिस्सा रहे, आंदोलन में हर समय साथ रहे। सवाल यह है कि क्या मायावती स्वयं कुछ करना चाह रही हैं? तो इसका जवाब नहीं भी दिखता है।
क्या किसी तरह का आंदोलन, किसी तरह के मुद्दे उठाना, किसी तरह की रणनीति बनाना, या फिर कार्यकर्ताओं को जोड़ने के लिए कोई योजना बनाना, वो सब कुछ वो करती नहीं दिख रही। अब इसके पीछे उनकी जो भी मंशा हो, लेकिन इतना साफ दिख रहा है कि ये द्वंद्व बहुजन समाज पार्टी पर बहुत भारी पड़ने जा रहा है। मेरा ये मानना है कि आकाश आनंद जो भी कर रहे थे, वो राजस्थान में उन्होंने रैलियां की थी, पदयात्रा निकाली थी, दिल्ली में बहुत एक्टिव थे, हरियाणा में जाकर प्रोएक्टिवली उन्होंने गठजोड़ करके कुछ करने की कोशिश की। तो या तो आप उनको कोई टास्क दें, वो न पूरा कर पाए तो बात सही है, लेकिन बार बार अंदर बाहर करना और उसके बाद इस तरह, ये बहुत किसी पार्टी के लिए, राजनीतिक दल के लिए बहुत अच्छा नहीं है। संडे को ही प्रमोशन दिया था और आज डिमोशन भी अपने भाई का कर दिया, तो मायावती तो क्या कंफ्यूज हो गई हैं? क्या कोई संदेश देना चाह रही हैं, या जैसा हर्षवर्धन जी कह रहे हैं क्या सुरक्षा की भावना से मायावती घिरी हुई हैं? ये तो खैर मायावती ही जाने। लेकिन पंजाब में इस वक्त दिलचस्प तस्वीर देखने को मिल रही है, क्योंकि पंजाब में वो किसान जो पंजाब से दिल्ली कूच करने की जिद पर अड़े रहते थे, ट्रैक्टर लेकर एक रैली निकालते थे, हरियाणा और दिल्ली के बॉर्डर पर किसानों का जमावड़ा रहता था, आज वही किसान पंजाब में प्रोटेस्ट कर रहे हैं। पंजाब के अलग अलग इलाकों में किसानों का धरना जारी है और ये धरना केंद्र सरकार के खिलाफ नहीं, बल्कि ये धरना भगवंत मान सरकार के खिलाफ किया जा रहा है। किसान नेता ये कह रहे हैं कि हमसे जो वादे किए गए भगवंत मान की तरफ से, वो वादे सरकार ने पूरे नहीं किए, इसीलिए हम भगवंत मान का विरोध कर रहे हैं, उनकी सरकार का विरोध कर रहे हैं। यानी दोनों ही सरकारों को, केंद्र सरकार और राज्य सरकार को, किसानों ने कटघरे में खड़ा कर दिया है। अब इसका असर पंजाब में क्या देखने को मिल रहा है? तो पंजाब में लंबा लंबा जाम लगा हुआ है, आम लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। पंजाब पुलिस ने पूरी कोशिश की है, जगह जगह पर बैरिकेडिंग लगा दिए गए हैं, लेकिन किसानों को ये निर्देश दिए गए हैं उनके नेताओं की तरफ से कि जहां पर भी आपको पुलिस रोकती है, जहां पर भी पुलिस के बैरिकेडिंग नजर आते हैं, आप वहीं पर धरने पर बैठ जाइए, जिसकी वजह से आज पंजाब की सड़कों पर जाम देखने को मिल रहा है। हालांकि भगवंत मान अपने फैसले पर बड़े क्लियर हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि जो तीर केंद्र सरकार को निशाने पर लाने के लिए छोड़ा गया था, जिसके जरिए केंद्र सरकार को किसान विरोधी बताया जाना था, अचानक से वो तीर आम आदमी पार्टी की सरकार की तरफ कैसे मुड़ गया, भगवंत मान से नाराजगी कैसे हो गई, आपको बताएंगे आगे। लेकिन किसान नेता क्या कह रहे हैं आज के अपने इस प्रदर्शन को लेकर, आइए आपको सुनवाते हैं। मुख्यमंत्री मीटिंग के बीच उठ के चले गए और उन्होंने जाते हुए कह दिया कि आपकी जो पहले मांगे मानी है वो भी रद्द हो रही हैं और आप जाइए। एक तो ये था, चलो मैंने लगा लगभग 25 सालों में पहला मुख्यमंत्री है जो किसानों मजदूरों के साथ मीटिंग में झगड़ा करके चला गया। परसों से पूरे पंजाब में किसानों मजदूरों को गिरफ्तार किया जा रहा है, जेलों में आज भी रोका जा रहा है। उसके विरोध में भी देश में किसान मजदूर के भी मानवाधिकार हैं और उनके हक में किसान अपना एसकेएम पॉलिटिकल के हक में हमने अब लगभग पंजाब में 18 जिलों में अर्थी दहन का कार्यक्रम किया। आज भगवंत मान सरकार की गोल्डन गेट में हमने अर्थी दहन किया जो आपने देखी है। इस तरह से अमृतसर में 20 जगह पर और पूरे पंजाब में सैकड़ों जगह के ऊपर हम अर्थी दहन कर रहे हैं। अब देखिए, देश की राजधानी में हमें मोदी सरकार नहीं जाने देती, राज्य की राजधानी में हमें भगवंत मान सरकार नहीं जाने दे रही। इस तरह की सीएम साहब निर्मदली मत करिए। आप परसों से किसानों को उठ के जेलों में फेंक रहे हैं, रास्ता हमारा रोक रहे हैं, पीट रहे हैं, ये कौन सी नर्मदिली हुई भाई? भगवंत मान की सरकार तरक्की करने में, इसका विकास करने में फेल हो गई, इसलिए प्रोटेस्टों की वजह से जाना जा रहा है। जो पिछले लगभग 100 दिन से किन्नौरी बॉर्डर पे भूख हड़ताल पर बैठे हैं, उसके हक में उसका साथ देने के लिए, यह रोष प्रदर्शन करने के लिए भारत के पूरे डीसी दफ्तरों के विच सामने किसाना मजदूरों ने जो रल मिल के धरना दिया, वो आज शाम 6 बजे तक चलेगा जी। कारण यही, सरकार गूंगी बोली भारत दी सरकार जो किसी की कोई बात नहीं सुन रही, हर सा जुल्म ढा रही है, हर सा कहर ढा रही है और किसी की हक की कोई बात नहीं हो रही। जो कारपोरेट घराने हैं, अंडानी अंबानी, उसके लिए तो सब कुछ करती है, लेकिन जो पब्लिक है हमारी ये भारत दी, उसके लिए कुछ नहीं कर रही सरकार जी। तो अब किसानों का ये कहना है कि चाहे भगवंत मान सरकार हो, चाहे केंद्र सरकार हो, ये दोनों ही सरकारें मिली हुई हैं, किसानों के हित में कोई फैसला नहीं लेती है। अब अचानक से किसानों की नाराजगी भगवंत मान से कैसे बढ़ गई, ये भी आपको बता देते हैं। दरअसल एक मीटिंग कल हुई जिसमें भगवंत मान किसानों से बातचीत कर रहे थे, लेकिन उस मीटिंग में जब बात नहीं बन पाई तो भगवंत मान मीटिंग को बीच में ही छोड़कर निकल गए और इसकी वजह भी भगवंत मान ने बताई है। क्या कहा भगवंत मान ने कल, आपको सुनाते हैं।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕੱਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਰੋਜ਼ ਦੀਆਂ ਰੇਲ ਰੋਕੋ, ਸੜਕ ਰੋਕੋ, ਪਾਈਪ ਰੋਕੋ, ਆ ਰੋਕੋ, ਉਹ ਰੋਕੋ ਕਰਕੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਕਨੋਮਿਕਲੀ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਪੰਜਾਬ ਵੈਸੇ ਵੀ ਧਰਨਿਆਂ ਵਾਲੀ ਸਟੇਟ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮੇਰੀ ਨਰਮਾਈ ਨੂੰ ਇਹ ਨਾ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਇੱਥੇ 3.5 ਕਰੋੜ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕਸਟੋਡੀਅਨ ਆ ਮੈਂ, ਮੈਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਪੈਣਾ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਪਰਸੋਂ ਵਾਲੇ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਕੀ ਬਣਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਤਾਂ ਜਾਰੀ ਰਹੂਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫਿਰ 2.5 ਘੰਟੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਬਿਠਾਈ ਰੱਖਿਆ ਤੂੰ? ਮੈਂ ਉੱਠ ਕੇ ਆਇਆ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਆਇਆ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਹ ਮੀਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੈਂ ਡਰ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਡਰ ਕੇ ਮੀਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਨਾਂ ਮੋਰਚਾ ਤੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮਿੱਤਰ ਕੀੜਾ, ਪਰ ਇਹ ਨਾ ਕਹੋ ਕਿ ਮੋਰਚਾ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਹੂਗਾ ਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਜ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸਾਰੀ कैंसिल है ਤੇ ਮੋਰਚਾ ਲਾ ਲਓ। मोर्चा होगा तो कोई बातचीत नहीं होगी, ये भगवंत मान कह रहे हैं। हालांकि पंजाब सरकार तो लगातार ये कहती रही थी, जब जब ये किसान दिल्ली कूच करते थे कि केंद्र सरकार आए, हम मध्यस्थता करेंगे, हम किसानों से बातचीत करेंगे। लेकिन अब यही किसान जब पंजाब में आंदोलन कर रहे हैं तो अब भगवंत मान को बुरा भी लग रहा है और वो ये कह भी रहे हैं कि पंजाब का नुकसान किसान कर रहे हैं। लेकिन रोहन जी, सीधे सीधे अगर एक लाइन में इस पूरे आंदोलन को कहूं तो ये दिल्ली की तरफ जाता हुआ तीर अचानक से आप सरकार की तरफ कैसे मुड़ गया? ये किसानों का आंदोलन विपक्ष के गले या आपके गले कैसे पड़ गया? प्राची, आज से करीब 10 साल पहले जब भगवंत ने अपनी पॉलिटिक्स का करियर स्टार्ट किया ना, तो उनका नाम वहाँ पे इस मालवा बेल्ट में मशहूर होता था जुगनू के नाम से, क्योंकि वो कॉमेडी करते थे तो जुगनू के नाम से जाने जाते थे। और इन्हीं चारपाइयों पे बैठ के इन्हीं किसानों के साथ में वो, क्योंकि वहाँ पे सिनेमा हॉल्स नहीं होते थे मालवा में, भटिंडा, संगरूर, जहाँ से वो चुनाव जीत कर आए, तो वो इन्हीं किसानों के साथ में बैठा किया करते थे। मैं इस बात से आज उनके मैं कहूँगा बड़े सराहनीय बात जो उन्होंने कही है कि रेल रोको, पाइप रोको, ये सब चीज़ें, दिक्कतें जो है पंजाब इस सरकार में नहीं फेस कर रही है। ये जब अकाली दल की सरकार थी, मैं वहाँ पे रहा काफ़ी साल चंडीगढ़ में और पंजाब में, तो उस दौर में भी ये चीज़ें, दिक्कतें आया करती थी। और आपको याद होगा 2022 के चुनाव से 1 महीना पहले जब प्रधानमंत्री वहाँ से जा रहे थे फिरोजपुर, तो यही किसानों ने आके वहाँ पे एंड तक, बॉर्डर तक वो चीज़ें, गाड़ियाँ रोक दी और रास्ता इतना ज़्यादा रोक दिया कि प्रधानमंत्री को वापस आना पड़ा। तो बात सिर्फ आज ये है कि वहाँ से जाती हुई ट्रेन्स, वहाँ से जाती हुई गाड़ियाँ, नेशनल हाईवेज ब्लॉक होते हैं, तो देश की जो एक इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी है उस पर रोक लग जाती है। और जहाँ तक इन किसानों के ये मुद्दे हैं कि एमएसपी क्यों नहीं बढ़ाई जा रही है, वो पिछले 20 सालों से वही चीज़ें, दिक्कतें चल रही हैं। मंडियों में जाके वो अपनी किसान जो होते हैं वो अपने बैग्स रखने जाते हैं। मंडियां जो होती हैं, पहले प्राइवेटाइजेशन का बिल आया, उसको रोका गया। तो दिक्कत भगवंत मान को इस बात से आज ये आ रही है क्योंकि ये वो सरकार है जिसने इन किसानों के मुद्दे 2014 में जब चुनाव वो जीत के आ रहे थे पंजाब में से 4 लोकसभा, इन्हीं किसानों के साथ में बैठ के अपनी सीटें और टिकटें बांटी। अब क्यों आज वो उनकी बातें नहीं सुन रहे हैं, इस बात से भगवंत को गुस्सा आना बड़ा लाजमी है और आना भी चाहिए था। इसीलिए शायद वो मीटिंग से बीच में उठ के भी आ गए। और मुझे लगता है कि यही एक तरीका है। मैं आपको ये भी बता दूं कि जिस डीजीपी के तहत ये सारी चीज़ें, सिक्योरिटी की मेजर्स हो रही हैं, ये वो डीजीपी हैं जो गौरव यादव 1992 बैच के, जिन्होंने 8 से 10 साल काउंटर इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट में रह के, जब मैं वहां पे मौजूद था, फार्मर्स के साथ में यही निगोशिएशंस करी हैं। तो दिक्कतें आनी बड़ी ज़रूरी, जो अभी हैं वो रिजॉल्व करनी बड़ी ज़रूरी थी। अगर नहीं मान रहे हैं किसान, तो ये मुझे लगता है कि किसानों की एक बहुत नेगेटिव बात है। जबकि भगवंत के साथ में उनका एक बड़ा प्यार वाला रिश्ता रहा। मैंने आपको कहा कि जैसे वो जुगनू के नाम से जाने जाते थे, सिनेमा हॉल्स नहीं होते थे, तो इन्हीं किसानों के साथ में जाके वो मजाक किया करते थे। ठीक है, लेकिन भगवंत मान तो अभी सीधा अपना कट टू कट कह रहे हैं कि भाई मैं तो अपना काम करूंगा, आपको जो करना है करें। इसलिए वो मीटिंग से निकलकर बाहर भी आ गए अवधेश जी। लेकिन पंजाब से तो रास्ता दिल्ली तक तय करने की कोशिश किसान करते थे ना, और जब ये किसान दिल्ली जाते थे तब तो बड़ा अच्छा लगता था। उस वक्त के बयान अगर याद कीजिए आम आदमी पार्टी सरकार के नेताओं के, तो वो तो यही कहा करते थे ना, बातचीत नहीं करना चाहती देखिए केंद्र सरकार, हम तैयार हैं, हम यहाँ हैं, आइए आप पंजाब में, हम मध्यस्थता करेंगे, हम बातचीत करेंगे। लेकिन आज खुद ही बातचीत के रास्ते से बाहर निकल आए और क्लियर कट मैसेज दे रहे हैं किसानों को कि मोर्चा होगा तो बातचीत बंद। खूंखार शेर की सवारी अगर करेंगे तो उतरने के बाद आपको खाने आएगा ही वो एक। अब ये इस समय एक तो हम लोग जो एक किसान कहते हैं, मुझे बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ता है,
मैं स्वयं एक किसान परिवार से हूँ और इस देश के ज़्यादातर लोगों के किसान परिवार से ही रिश्ता है। ये किसानों के पास इतना प्रोफेशनल हड़ताल की ट्रेनिंग नहीं हो सकती है। ये 2020 से जो एक देश में आंदोलन की शुरुआत हुई थी शाहीन बाग से लेकर, मैं तो कहूंगा जिन लोगों ने वो अपराध किया उसमें साथ देने का, उसमें आम आदमी पार्टी की दिल्ली सरकार थी, पंजाब की उस समय की कांग्रेस की कैप्टन सरकार थी, यहां की कांग्रेस, सभी पार्टियों ने कि मोदी सरकार के खिलाफ करना है, बहुत सारे चेहरे उसमें शामिल होते थे। वहां से एक आंदोलन का अजीब भयानक डरावना रूप शुरू हुआ है। आंदोलन तो मैं मानता हूं लोकतंत्र में सही किया गलत मांगों से भी करने का अधिकार है, आप अपनी गलत मांगे भी रख सकते हैं कि आंदोलन के तरीके से हो। यह धौंस धमकी दादागिरी, और हम अगर सड़क पर बैठे हैं तो खाली नहीं करेंगे, वहां निर्माण कर लेंगे। क्योंकि शाहीन बाग का जब धरना, वो तो संजोग से कोरोना था तो हट गया, तो वहां बाजाबता कमरे बने हुए थे, बाजाबता टॉयलेट जो है अस्थायी रूप से बने हुए थे, सारी व्यवस्थाएं वहां थी, किचन के तरह का पूरा एक निर्माण था वहां बनाने के लिए, और क्विंटल के क्विंटल सामग्रियां एकदम खाने की वहां आती थी। वैसे ही हमने तथाकथित किसान आंदोलन में देखा। तो अब ये भगवंत मान और इनको सोचना है, हालांकि देर आए दुरुस्त है, उनकी बुद्धि आई है। दूसरा, देश के किसान संगठनों को भी बुद्धि आई है कि पिछली बार भी इन लोगों ने जब कूच किया था दिल्ली आने का, तो देश के ज्यादातर किसान संगठन इनके साथ नहीं थे। वो समझ गए थे कि इनका इरादा, उस समय आरोप लगा था कि ये आम आदमी पार्टी की मदद करने आए हैं। मैंने अनेक किसान नेताओं से पूछा कि ये दिल्ली में इसलिए हड़ताल करना चाहते हैं, आना चाहते हैं कि इससे आम आदमी पार्टी को सपोर्ट मिले, इसलिए हम लोग इससे अलग हो गए हैं। तो जाहिर है अगर आम आदमी पार्टी की सपोर्ट के लिए इनको सपोर्ट करके भेजा गया था तो आपसे डिमांड करेंगे। लेकिन अब अगर उनको सुबुद्धि आई है तो कार्रवाई करें। इसमें जिन लोगों का इनकी रिकॉर्ड देखें, इनकी संपत्तियों की जांच कराएं, बहुत सारे लोगों की। इस प्रकार से आंदोलन नहीं हो सकता है। आंदोलन देना आपका अधिकार है। जहां पुलिस रोकती है रुकिए, आपको जेल जाना चाहती है जेल जाइए, जो जगह देती है उस जगह बैठ के धरना प्रदर्शन करिए। लेकिन आप ट्रैक्टर लेकर, ट्रॉली लेकर के, लाठी लेकर के, और ट्रैक्टरों का, यहां हमने देखा कि ट्रैक्टर को टैंक की तरह उसको बदलने की कोशिश की गई थी, एक टैंक की तरह। क्विंटल के क्विंटल जो है टूथपेस्ट आए थे कि चेहरे पर लगाएंगे। अगर हम पर जल का जो आएगा ना, वाटर कैनन जब चलेगा, तो हम कैसे उसको रोकेंगे? तैयारी थी, लेकिन यही विपक्ष जो ये कहता था किसानों पर देखिए लाठीचार्ज करती है केंद्र सरकार, बड़ी बेरहम सरकार हो गई है। कहानी बिहार की, जहां एक तरफ नीतीश सरकार ने अपना आखिरी बजट इस सरकार का पेश कर दिया है, तो उस बजट पर रोज सियासी घमासान देखने को मिलता है। तेजस्वी यादव बिहार की कमियां नीतीश कुमार के सामने रखते हैं और बताते हैं कि 20 साल के शासन में नीतीश कुमार पूरी तरीके से नाकाम साबित हुए हैं। तो इस बजट में कोई लोक लुभावन घोषणाओं का ऐलान नहीं हुआ। इसे मुद्दा बनाकर पूरा का पूरा विपक्ष विधानसभा के बाहर प्रदर्शन करता है। रोज आपको तख्तियां लिए हुए विपक्ष के नेता, पोस्टर लिए हुए विपक्ष के नेता नजर आएंगे। विधानसभा की कार्रवाई शुरू होती है, उससे ठीक पहले इस तरीके की तस्वीर देखने को मिलती है। चुनावी साल है, नैरेटिव बिल्ड करने की कोशिश विपक्ष भी कर रहा है। आरजेडी फुल एक्शन में नजर आ रही है। महिलाओं के मुद्दे पर, क्राइम के मुद्दे पर, विकास के मुद्दे पर, रोजगार के मुद्दे पर, हर मुद्दे पर तेजस्वी यादव नीतीश कुमार को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। और एक फेवरेट डायलॉग जो तेजस्वी यादव का है वो ये है कि ये वही नीतीश कुमार हैं, ये वही सीएम हैं जो पीएम के चरणों में गिड़गिड़ाते हुए नजर आते हैं। तो इसका जवाब भी नीतीश कुमार की तरफ से उसी अंदाज में सदन के अंदर दिया जाता है। और नीतीश कुमार ये कहते हैं कि अभी तुम बच्चे हो, तुम्हें इस बात की जानकारी नहीं है कि ऐसे वक्त में आपके पिता को हमने मुख्यमंत्री बनाया था जब आपके अपने ही लोग, आपके अपने ही जात के लोग आपके खिलाफ खड़े हो गए थे। ऐसे वक्त में आपके पिता को हमने मुख्यमंत्री बनाया था। हालांकि नीतीश कुमार ने बयान दिया तो पूरा का पूरा जो आरजेडी का इकोसिस्टम है वो नीतीश कुमार को फैक्ट करेक्ट करने की कोशिश करने लगा। चाहे फिर रोहिणी आचार्य हो, तेजस्वी यादव हो, नीतीश कुमार पर अटैकिंग मोड शुरू हो गया है। लेकिन कुल मिलाकर आप ये कह सकते हैं कि बिहार के चुनावी रण में तेजस्वी यादव 20 साल पहले के बिहार की बात तो नहीं करते, लेकिन अपने 1.5 साल का जो कार्यकाल है नीतीश कुमार के साथ मिलकर उसकी उपलब्धियों को बताते हैं। तो नीतीश कुमार ये बताने या समझाने की कोशिश करते हैं कि 20 साल पहले तो बिहार में कुछ नहीं था, जो किया वो हमने ही किया। अब देखना ये होगा कि लड़ाई कहां तक जाती है, बिहार का चुनाव किन मुद्दों पर सेट होता है। लेकिन फिलहाल जो सियासी घमासान या बयानबाजी सदन के अंदर चली वो आपको सुनवा देते हैं। तुम्हारे पिता को हम ही बनाए थे, वो जब आए थे उस समय नहीं था। ये सब फालतू छोड़ो। अरे पूरा जात वाला भी, अरे तुम्हारे जात वाले भी जो जात थे हमको कहते थे
काहे के लिए आप कर रहे हैं? तो हमने तो उसी आदमी को बनवाया था। आई सब कुछ नहीं जानते हो। अब बाद में जब गड़बड़ कर रहे थे, जो पिछड़ा और अति पिछड़ा, आज नहीं, जो हम लोगों के नेता थे कर्पूरी जी, वो किए थे, तो वो करना चाहते थे कि अब पिछड़ा अति पिछड़ा का बंद करके खाली पिछड़ा करेंगे। हमने कहा फालतू बात है। 94 में हम अलग हो गए और बाद में जितना हमने काम किया सब लोगों के साथ, आप लोगों का कोई काम था? जो काम था मेरा था, ये आपका काम था। अरे जब गड़बड़ किए तो एक बार लिए थे, हरा दिया, और दूसरी बार भी गड़बड़ किया, दूसरी बार भी हरा दिया, और अब कहीं से नहीं, इधर उधर नहीं, हम लोग एक साथ मिलकर काम किए, हम लोग सब दिन के लिए साथ रहेंगे। अब कुछ नहीं है। कौन काम किया था? ये लोग बैठ, फालतू बात है। कोई सीएम पीएम के पैर पर गिरता था, गिड़गिड़ाता था जी 2005 से पहले। 2005 से पहले जैसा रिवर्स गियर में कोई गाड़ी चलाने वाला नहीं था, जैसा ही मुख्यमंत्री जी चलाते। 2005 से पहले विश्व प्रसिद्ध पलटी मार नेता कोई नहीं हुआ करता था। मुख्यमंत्री जी जब बोलते तो 10 साल से वही एक ही टेप रिकॉर्डर बजता रहता है। सब तो हो ही गया, सब तो हम कर ही दिया, कुछ बचा है? 10 साल से यही सुन रहे। एक बरसात में सैकड़ों पुल गिर जाना, एक ही मेगा पुल 3-3 बार गिर जाना, बालिका गृह कांड हो जाना, सृजन घोटाला हो जाना, पलायन नंबर 1 बिहार, महंगाई की महामारी, स्मार्ट बिजली मीटर उर्फ चीटर मीटर का उलटफेर बिजली का बिल, सबसे महंगा बिहार का बिल बिजली का, चूहा 800 करोड़ का बांध खा जाता है, चूहे ने 9 लाख लीटर दारू पी जाता है। बिहार में चूहों की बहार है क्योंकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है। सरकार खटारा, सिस्टम नकारा, मुख्यमंत्री थका हारा, आम आदमी फिर रहा मारा मारा। यही असलियत है महोदय, इस सरकार की 20 साल की असलियत यही है। देखिए, नीतीश कुमार जब सार्वजनिक तौर पर बोलते हैं तो ये बताते हैं कि 20 साल पहले बिहार में कुछ नहीं था, सब हमने कर दिया है, और उसी बात पर तेजस्वी यादव चुटकी लेते हुए नजर आ रहे हैं। जो कमियां हैं सरकार की वो गिना रहे हैं, तो इतिहास में फिर नीतीश कुमार लेकर गए और बता रहे हैं कि आप तो अपने दम पर कुछ नहीं कर पाते। कुल मिलाकर क्रेडिट लेने की जो लड़ाई है वो दिलचस्प अंदाज में हर्षवर्धन जी बिहार में चल रही है। ये क्रेडिट लेना किसका चाह रहे हैं? दोनों सरकारों ने ऐसा कमाल नहीं किया है। प्रति व्यक्ति आय में सबसे नीचे बिहार, पलायन के मामले में सबसे आगे बिहार, उद्योगों के मामले में सबसे घटिया बिहार, बड़ी बड़ी बातें करने में सबसे आगे बिहार, और उसके बाद भी अगर बिहारी होने पर कुछ बचा हुआ हो तो जिस हिस्से में जाते हैं वहां पर उनको सारी समस्या के लिए दोषी मान लिया जाता है, और ये नेता उसको कुछ नहीं बोलते हैं क्योंकि उनको लगता है कि वहां भी कोई राजनीतिक समीकरण सज जाएगा क्या। इसमें कोई संदेह नहीं है कि 2005 वाले नीतीश कुमार 2005 से 10 की सरकार में उस जंगल राज से खींचकर बाहर लाए जो लालू प्रसाद यादव ने गड्ढा करके डाल दिया था बिहार को अंदर। अपराध, भ्रष्टाचार, हत्या, रंगदारी, ये सब सामान्य घटनाएं हो गई थी, और वहां से नीतीश कुमार खींचकर लाए, इसलिए उनको सुशासन बाबू कहा जाने लगा। किसी देश के पैमाने पर नहीं कहा गया था, बिहार का पैमाना इतना नीचे हो गया था कि नीतीश कुमार सुशासन बाबू हो गए। लेकिन आज बिहार को बहुत आगे जाने की जरूरत है। आज इसी से आप अनुमान लगाइए कि उत्तर प्रदेश का बजट 8,08,000 करोड़ का है, बिहार का बजट से 3 लाख करोड़ का है। इतना कम क्यों हो गया भाई? उत्तर प्रदेश और बिहार में इतना फासला क्यों हो गया? आज भी वहां ढंग के 2 शहर नहीं है। आज भी आप सोचिए, बिहार की राजधानी पटना, वहां पे आप चले जाइए तो आपको लगे कि अरे कहने को कुछ विस्तार हो गया है, कुछ फ्लाईओवर बन गए हैं, कुछ सड़कें नहीं बन गई हैं, लेकिन एक शहर की जो संरचना होनी चाहिए, शायद देश की कोई और राजधानी इतनी अव्यवस्थित नहीं होगी। बिहार को पूर्ण बहुमत की सरकार चाहिए, क्लियर कट मैंडेट चाहिए, जिससे इस तरह से चाचा भतीजे एक दूसरे से जो खेल खेलते हैं ना, ये विधानसभा में खेलना बंद हो। 20 साल पहले के बिहार से कंपैरिजन करने के लिए अवधेश जी बार बार नीतीश कुमार कहते हैं, जनता से भी कहते हैं 20 साल पहले देखिए ना कुछ नहीं हुआ था, जो सब किए हैं वो हम ही तो किए हैं, यही तेजस्वी यादव बताते हैं। लेकिन तेजस्वी यादव को बताते हैं नीतीश कुमार, लेकिन 20 साल पहले तक कब तक कंपैरिजन करता रहे बिहार की जनता, और कब तक नीतीश कुमार ये बताते रहेंगे कि हमने सब कर दिया है?
नहीं, अगर लालू यादव और तेजस्वी यादव के साथ बहस होगी तो उसको तो याद रखा ही जाएगा, क्योंकि वो कोई सामान्य स्थिति नहीं थी। और जो कुछ नीतीश कुमार जी ने विधानसभा में कहा है उसमें वो केवल अपने बारे में जो बोलते हैं उसमें आप थोड़े किंतु परंतु लगा सकते हैं, लेकिन लालू प्रसाद यादव की पॉलिटिक्स, उनकी शासन नीति, उनकी अर्थव्यवस्था, उनकी सामाजिक न्याय, आरक्षण को लेकर के उनका दोहरापन, उस सब पर वो बातें सच है, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। बिल्कुल एक उस समय तो मैं समझता हूं कि ऐसा कौन होगा, क्या पिछड़ी जाति के बच्चों को उठा के नहीं ले जाते थे 5,000 रुपया के लिए? रात में कोई किसी को उठा लेगा, फोन कराए 5,000 दो तो बच्चे को छोड़ेंगे, यह हालत थी। 5,000 रुपया आपके पैकेट में हो तो शाम को 5 बजे के बाद निकल नहीं सकते थे। और नीतीश कुमार की 2010 में ऐसी छवि थी कि आपको पता है 209 सीटें दोनों मिलकर लाए थे। और मैं जब घूम रहा था तो मैं ये बिहार को भी और देश को भी बताना चाहता हूं। मैंने कहा कि यादवों के गांव में चलते हैं। मैं एक यादव जी के गांव में गया महाराजगंज में, मैंने पूछा भाई आप लोग किसको वोट दे रहे हैं? कहा कि सुशासन को वोट दे रहे हैं। मैंने पूछा भाई यादव लोग तो लालू जी को वोट देते हैं। उसने कहा कि भाई अगर यादव लालू जी को वोट देते तो अभी तक मेरे गांव में आप गाड़ी से पहुंच ही नहीं पाते। तो यादवों के अंदर भी उस समय एक थोड़ा बदलाव हुआ था। लेकिन नीतीश जी को जब से ये हमारे 3-4 स्वनाम धन्य पत्रकारों ने एक महत्वाकांक्षा पैदा कर दिया कि आप नरेंद्र मोदी के विरुद्ध बोलेंगे, आप सेकुलरिज्म के चेहरा होंगे, तो जो थर्ड फ्रंट या ऐसा कुछ भी बनेगा तो उसमें आपका चेहरा आगे होगा, यूनाइटेड फ्रंट की तरह आप प्राइम मिनिस्टर हो सकते हैं। उसके बाद से इस महत्वाकांक्षा में उन्होंने अपने को भी डुबाया, बिहार को भी समस्या पैदा की, पूरी पॉलिटिक्स को गड्ढमड कर दिया। और उनको इस बात का साफ अफसोस भी होता होगा, क्योंकि देश ये भूल जाता है कि लालू प्रसाद यादव जी की पार्टी और उनके परिवार को 5 चुनाव लगातार बिहार ने हराया है, 5 चुनाव पराजित किया है। लालू जी का पूरा परिवार हार गया। 2015 में नीतीश जी ने फिर उनके साथ गठबंधन करके उस पार्टी को आज जीवित कर दिया और वो सशक्त पार्टी है। अगर नीतीश जी अपराध नहीं करते तो बिहार में एक अच्छी विपक्ष की पॉलिटिक्स का उदय हो सकता था, जो उसके कारण मर गया हुआ है। तो इस समय वो जो कुछ भी कह रहे हैं, जिस समय वो बोल रहे थे वो विधानसभा में नहीं थे, जानबूझकर बीच में वो नहीं बैठना चाहते थे कि मेरे पर हमला करेगा, तो जानबूझ के अपने कमरे में चले गए और वहीं से उन्होंने सुना और फिर आके उन्होंने भाषण दिया। जो तीखी नोकझोंक हुई है वो सम्राट चौधरी जी और तेजस्वी यादव जी के बीच हुई है, वो जबरदस्त नोकझोंक हुई कि सब एक ही जगह से गए हैं। लेकिन इस समय देखिए हर्षवर्धन जी जो बोल रहे हैं वो एक बड़े कैनवास पर ठीक है। इस समय अगर आप पटना जाएंगे और हम लोगों ने जो पटना देखा है उसमें कोई मतलब याद ही नहीं आता है कि वो पटना है। मैं अभी गया था और आपको भी बताऊंगा हर्षवर्धन जी, सबको, दर्शकों को, कि दुनिया में गांधी जी का कोई श्रेष्ठ सेंटर बना है तो इस समय पटना में हमें देख के आया हूं बापू टापर। उस समय का मैं भारत में और बाहर का भी जितनी जानकारी मेरे पास है वो अद्भुत नीतीश कुमार ने बनाया है। और आंदोलनों को लेकर के छोटे छोटे लोगों का जो आंदोलनों में योगदान था, गांधी जी का जो कंट्रीब्यूशन था, सुभाष बाबू का कंट्रीब्यूशन था, अद्भुत तरीके से। ऐसा ही बहुत सारी चीजें। बिहार पर जो चर्चा है वो तो बहुत लंबी हो जाएगी, क्योंकि बिहार पर चर्चा करने के लिए बहुत कुछ है और पॉलिटिक्स में तो दिखाना पड़ेगा। थोड़े काम जो हुए हैं वो कल्पना से परे था कि बिहार में ये सब नहीं हो सकता है। नीतीश कुमार दिखा भी रहे हैं, तेजस्वी यादव बार बार उन पर सवाल खड़े कर भी रहे हैं और नीतीश कुमार आखिर में ये भी कह देते हैं कि अब हम जहां हैं हम वहीं रहेंगे। यानी वो जानते हैं कि उनको लेकर आशंकाएं हमेशा बनी रहती हैं। खैर आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की, जिन्होंने रेसिप्रोकल टैरिफ का ऐलान कर दिया है। उन्होंने अमेरिकी संसद को बता दिया है कि 2 अप्रैल से अमेरिका रेसिप्रोकल टैरिफ की शुरुआत कर देगा, यानी कि अमेरिका भी दूसरे देशों पर टैरिफ लगाना शुरू कर देगा। दरअसल जब से ट्रंप ने अमेरिका की कमान संभाली है तब से ही वो रेसिप्रोकल टैरिफ की बात कर रहे हैं। 20 जनवरी को शपथ ग्रहण के बाद ट्रंप ने कहा था कि अपने लोगों को अमीर बनाने के लिए दूसरे देशों पर टैक्स लगाएंगे, यानी जो देश अमेरिका पर जितना टैरिफ लगाते थे अमेरिका उन देशों पर भी उतना ही टैरिफ लगाएगा। ट्रंप ने 2 बार भारत का नाम लेते हुए कहा कि भारत हम पर 100% टैरिफ लगाता है। 13 फरवरी को जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिकी दौरे पर थे उस दौरान भी ट्रंप ने कहा था कि टैरिफ लगाने में भारत सबसे ऊपर है, भारत बहुत ज्यादा टैरिफ लगाता है। हालांकि पीएम मोदी के साथ मीटिंग में टैरिफ को लेकर कोई बातचीत तो नहीं हुई थी। इसके बाद 22 फरवरी को ट्रंप ने बहुत जल्द जवाबी टैरिफ का ऐलान किया था और अब अमेरिकी संसद में ऐलान कर दिया है कि अमेरिका 2 अप्रैल से रेसिप्रोकल टैरिफ लगाएगा। देखिए ये संदेश क्या जा रहा है डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से। भारत का जिक्र वो कई बार कर चुके हैं कि 100% टैरिफ लगाता है अमेरिका पर, तो ना कोई दोस्त ना कोई दुश्मन, ये वाली थ्योरी लेकर रोहन जी चल रहे हैं अभी डोनाल्ड ट्रंप। प्राची, मुझे लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप जिस राजनीति को फॉलो करते हुए आ रहे हैं इतने सालों से, वो अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी रखते हैं। और क्योंकि
खुद एक बिजनेसमैन रहे। 1980 के दशक में जब उन्होंने ट्रम्प टावर्स खड़े किए शिकागो में, न्यूयॉर्क में या मारालागो में, तो मुझे लगता है कि वो समझते हैं कि कितना निवेश करना भी ज़रूरी है उद्योगपतियों के लिए, और उनको उनके खुद के इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करने कितने ज़रूरी हैं। क्योंकि रिपब्लिकन पार्टी जो है वो ज़्यादातर आप देखेंगे पिछले 20 सालों में जब भी उभर के आई है तो डोनेशंस से पार्टी का एक फंड रेजिंग जो है वो सबसे ऊपर पैमाने पे रखती है। इलॉन मस्क को वो सामने लेके आए, इस बारी पहली बारी उद्योगपति एक खुद उनके कैबिनेट में जाके शामिल हुआ। तो उद्योगपतियों के इंटरेस्ट्स को सबसे ऊपर रखती है ये पार्टी। फर्स्ट इंडस्ट्रियलिस्ट पॉलिसी अपनी लेके आई है ये वाली कि टैरिफ को रखेंगे। तो मुझे लगता नहीं कि इसमें कोई दिक्कत होनी चाहिए किसी भी देश को। जो देश अमेरिका से इतने समय से प्रॉफिट्स ले रहे हैं, चाहे वो यूरोप के हों, एशिया के हों, भारत हो, कोई भी हो, तो वो प्रॉफिट्स लेते हुए आए हैं। तो अमेरिका को भी एक मुझे लगता है कि एक हक जरूर है। तो ट्रंप ने कोई गलत ऐसा नहीं निर्णय लिया, इसमें कोई ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी देश को दिक्कत होनी चाहिए। आफ्टर ऑल हमने उन चीज़ों के मुनाफे काफ़ी इतने सालों से रखे हैं अपने पास में, तो वो तो अपनी जिसे कहते हैं मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, मागा बार बार वो कहते हैं। मुझे नहीं लगता कि कोई दिक्कत होनी चाहिए। बस एक लाइन हर्षवर्धन जी, फिर मुझे ब्रेक नहीं, मुझे लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप को जरा ये सोचना चाहिए। पहली बात तो किसी देश पर कोई एहसान नहीं करते थे, बाजार जहां होगा वहां के हिसाब से काम होगा, और वहीं की कंपनियां बड़ी हो रही थी। अब अगर ये वो कर रहे हैं, ये उनके लिए उल्टा भी हो सकता है। भारत के पास बाजार भी है, भारत के पास कंपनियां भी बड़ी हो रही हैं। मुश्किल चीन जैसे देशों को हो सकती है जहां पूरी की पूरी तरह बाजार था, यूरोपीय यूनियन के देशों को हो सकती है। भारत उन स्थितियों से एकदम इतर है, उसको लाभ ही हो सकता है अगर आत्मनिर्भर भारत को बहुत अच्छे से लागू इसका क्या इंपैक्ट पड़ेगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा। बहरहाल बहुत शुक्रिया आपका रोहन जी, हर्षवर्धन जी, अवधेश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, कहानी कुर्सी की में चर्चा में शामिल होने के लिए।